मोदी साहब के ऊपर लोग पीएचडी किया करेंगे कि किस तरीके से a चाय वाला has taken the country to the next level now. It's amazing. It's an amazing story to be told. ये है चीमा साहब, आज सबसे बड़ा सीक्रेट भारत की तरक्की का उनका अमेरिकन डायस्पोरा, उनका इंडियन डायस्पोरा, उनकी तालीम, उनकी सक्सेस। मैं आज जो बात मैं करना चाह रहा था, ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी, जो डी सिल्वा आज बैठे थे, उनकी 3 बातें मैंने उनके इंटरव्यू में जो दी है भारत में। उन्होंने कहा है कि आज सबसे चीपेस्ट स्पेस ट्रैवलिंग जो भारत ने की है, वहां पे ना अमेरिका जा सका है चांद के उस हिस्से पे, ना उसमें रशिया जा सका है, ना चाइना जा सका है। मेरे बच्चे क्यों नहीं ये सुनते बात? मेरे 25 करोड़ लोग, मेरे दोस्त क्यों अंधे हो चुके हैं कि भारत अपनी चांद के उस हिस्से पे लैंड किया है जहां अमेरिका लैंड नहीं कर सका, रशिया लैंड नहीं कर सका वहां पे। तो अगर इनको मैं कहूं कि आप इंडिया का मॉडल देख लें, कुछ सीख लें, ये मेरे खिलाफ ये बातें शुरू करने कहते हैं ये रात एजेंडा है, कहते ये पाकिस्तान बैशिंग करता है। और मैं तो मेहनत ये कर रहा हूं, सीख लो उनसे कुछ यार। मैं तो खुद बहाजिर होकर बाहर बैठा हूं, मुझे तो खुद आपके सिस्टम ने रिजेक्ट करके निकाला है वहां से। आज भी सोचें कि बच्चों को मैथ पढ़ाएं, बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। मेरे जो बच्चे टर्की के साथ आके समुद्र में डूब रहे हैं, उनको इंग्लिश और मैथ सिखाएं, उनको बिल्कुल ये बार-बार जिहाद का टीका ना लगाएं उनको, क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन अ जियो इकोनॉमिक सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर वायलेंस क्या कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। अच्छा तार साहब, एक जो पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन हो रही है, एक बड़ा हल्का इसको डिस्कस कर रहा है, वो कह रहा है भाई कहाँ गई मुस्लिम उम्मा, कहाँ गए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कहाँ गए अरब्स, तो आज इंडिया के साथ हाथ मिला रहे हैं। हमने जो नैरेटिव पाकिस्तान में बनाया था मुल्लास का, और उस वक्त एक मुल्ला मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान में बना, और सारा कुछ ये सारा चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट हुई। आज सऊदी अरब और यूएई जो है, बिल्कुल उन्होंने सही फैसला लिया है, उन्होंने इंडिया से हाथ मिला लिया है। तारड़ साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है कि हम कोर्स करेक्शन कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मा, हमने देखा कि हमने उनको रोकने की कोशिश की, भारत से बड़ी देर हमने रोका, लेकिन आज यूएई और सऊदी अरब जो है वो दोनों नरेंद्र मोदी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे, और मोदी साहब जो है उनका हाथ शेक हैंड करवा रहे थे। इसके हवाले से देखें, क्या जो फैसला यूएई और सऊदी अरब ने लिया है टू ओपन अप विद इंडिया, क्या हम कहाँ जा सकते हैं? हम तो मुस्लिम दुनिया को कह रहे हैं इंडिया से हमारी दोस्ती करा दें, हम कहाँ पे हैं? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज। चीमा साहब, सबसे बड़ी इस वक्त समझने की जरूरत, मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, दिस इज जियो इकोनॉमिक्स पीरियड। ये जंगों का दौर नहीं है। अब करेंसी किसी मुल्क की दबा दी जाती है और उसको उसी से बैंकरप्ट हो जाता है। अब जंगों का किसी के ऊपर चढ़ने का दौर नहीं है। अब दहशतगर्दी का दौर खत्म हो चुका है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, 21st सेंचुरी है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस वक्त भारत के अगर मुझे कहा जाए तो मैं किताब लिख सकता हूं कि व्हाट इज देयर फ्यूचर एंड हाउ दे विल मैनिपुलेट और हाउ दे कैन से दैट दिस सेंचुरी इज द इंडिया सेंचुरी और एशिया सेंचुरी, किस तरीके से वो कह रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, तालीम है, इसके पीछे और कुछ भी नहीं। आपको ये समझने की आज जरूरत है। मैं बताना ये चाहूंगा कि इस वक्त जो सऊदी अरेबिया के हवाले से जब मैं बात करूं, हर मुल्क अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है, हर कंट्री। अब वो छोड़ दें आप कॉन्सेप्ट मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट टर्की की ऑटोमन एम्पायर के बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं आपको। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्लामोफोबिया की स्पीच दी और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। एक कभी टर्की कहता है कि अरबों से हम लीडरशिप यहाँ ले आए, तैयब अर्दगान की भी ख्वाहिश है कि वहां आगे निकल कर जाए। इंडोनेशिया की ख्वाहिश है, वो कहते हैं वी आर द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, वी नीड टू लीड द मुस्लिम पीपल। लेकिन इनके खिंचाव और इनके आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ों में हमारे अमीरुल मोमिनीन का किरदार देख लें। ना टर्की के साथ चल सके, ना सऊदी अरेबिया के साथ चल सके, फिर घड़ियां बिकी, फिर कुछ चीजें और हुई, उसके बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट कहाँ है आज? मैं अफसोस के साथ कहूंगा द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, 1.5 बिलियन मुसलमान, लेकिन उनके हालात देखें आप लीबिया में देख लें, आप इराक में देख लें, आप शाम में देख लें, आप किसी मुल्क के अंदर देख लें, कोई स्टेबिलिटी है। फलस्तीन के साथ देख लें, आप खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इजिप्ट में देख लें, कहीं भी नहीं। पाकिस्तान में देख लें, आप शिया सुन्नी जो झगड़े इस वक्त चित्राल में जो तमाशा चल रहा है, आर यू एबल टू डू समथिंग इन द फ्यूचर? तो यहां से जो लम्हा फिक्रिया है, जो सोचने का मुकाम ये है, इज यू स्टिल नॉट लेट। आज भी सोचें कि बच्चों को मैथ पढ़ाएं, बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। मेरे जो बच्चे टर्की के साथ आके समुद्र में डूब रहे हैं, उनको इंग्लिश और मैथ सिखाएं, उनको बिल्कुल ये बार-बार जिहाद का टीका ना लगाएं उनको, क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन अ जियो इकोनॉमिक सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर वायलेंस क्या कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं चीमा साहब, लेकिन मुझे पता है कि जिहाद कब फर्ज होता है, जिहाद कब करना होगा। आज अगर अब आप पे जिहाद फर्ज है तो जिहालत के खिलाफ जिहाद फर्ज है, आपकी इकोनॉमी के खिलाफ आपका जिहाद फर्ज है, उस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? बच्चों को क्यों नहीं कहते कि मैथ पढ़ें, तरक्की करें? अब भारत की सीक्रेट सबसे बड़ी बात, मुझे आज मैं अब सरप्राइज, मैंने वो पिक्चर बल्कि उतारी है,
एक तरफ मोदी साहब खड़े थे, अफ्रीकन यूनियन का सदर खड़ा था, साथ जो बाइडेन खड़े थे और साथ उनके अजय बंगा खड़ा था। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन, क्यों खड़ा था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उसको वर्ल्ड बैंक तक ले गया। मेरे पाकिस्तानी ये क्यों नहीं सीखने की कोशिश करते कि तालीम की वजह से आज एक बंदा जो सर पे पगड़ी पहनता है, जो सिख है, जो एक इंडिया की माइनॉरिटी में से अंदर माइनॉरिटी है, वो आज स्टेज पे खड़ा है, किस वजह से? तालीम की वजह से खड़ा। तो मेरे बच्चे क्यों नहीं सीखते? 25 करोड़ लोग ये अपने लीडरों को डिनाई क्यों नहीं करते? जिनके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, इनके खिलाफ रिबेलियन क्यों नहीं होते? ये इनसे पूछते क्यों नहीं है कि अगर हमारे साथ खड़ा होना है तो अपने बच्चों को साथ लेके खड़े हो? ये बात क्यों नहीं करते? आज क्या वजह है? मेरे मुल्क के, मेरी मादर मिलत के 25 करोड़ लोग आज गूंगे और बहरे क्यों हो चुके हैं? इनके किस्मतों के फैसले करने वालों के सबके बच्चे लंदन में हैं और इनको कहा जाता है कि तो ये सियासत नहीं है, जिहाद है। तो ये उनकी बात क्यों नहीं कहते कि नहीं, हमें ये तुम्हारा फेक जिहाद नहीं चाहिए, हमने तरक्की करनी है, हमने अपने मुल्क को संभालना है। ये क्यों आज अपने मुल्क के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं? ये पाकिस्तान बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? इन्हें क्यों नहीं बताया जाता कि अगर पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं है? वजह तो ये है, बात समझने की ये है चीमा साहब, आज सबसे बड़ा सीक्रेट भारत की तरक्की का उनका अमेरिकन डायस्पोरा, उनका इंडियन डायस्पोरा, उनकी तालीम, उनकी सक्सेस। मैं आज जो बात मैं करना चाह रहा था, ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकॉनमी, सबसे बड़ी, जो डी सिल्वा आज बैठे थे, उनकी 3 बातें मैंने उनके इंटरव्यू में जो दी है भारत में, उन्होंने कहा है कि आज सबसे चीपेस्ट स्पेस ट्रैवलिंग जो भारत ने की है, वहां पे ना अमेरिका जा सका है चांद के उस हिस्से पे, ना उसमें रशिया जा सका है, ना चाइना जा सका है। मेरे बच्चे क्यों नहीं ये सुनते बात? मेरे 25 करोड़ लोग, मेरे दोस्त क्यों अंधे हो चुके हैं कि भारत अपनी चांद के उस हिस्से पे लैंड किया है जहां अमेरिका लैंड नहीं कर सका, रशिया लैंड नहीं कर सका वहां पे। तो अगर इनको मैं कहूं कि आप इंडिया का मॉडल देख लें, कुछ सीख लें, ये मेरे खिलाफ ये बातें शुरू करने कहते हैं ये रात एजेंडा है, कहते हैं ये पाकिस्तान बैशिंग करता है। और मैं तो मेहनत ये कर रहा हूं, सीख लो उनसे कुछ यार। मैं तो खुद बहाजिर होकर बाहर बैठा हूं, मुझे तो खुद आपके सिस्टम ने रिजेक्ट करके निकाला है वहां से। लेकिन आप क्यों नहीं सीखना चाहते? आप कितनी नफरत क्यों है भारत के साथ आपकी? हालांकि आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड करें। क्यों नहीं इस चीज पे सोचते? आप दालें ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, आप दालें आप अमेरिका से मंगा रहे हैं, साथ पड़ोस से क्यों नहीं मंगाते? अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। इस वक्त अमेरिका और चाइना दोनों बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, हालते जंग में है, लेकिन ट्रेड उनका पीक पे है। क्या वजह है कि आपकी आंखों पे क्या पट्टी बंदी है? क्या वजह है? आप क्यों नहीं सोचते? यही एक बात है। लेकिन मैं समझता हूं जब तक आप भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, आप ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ आप ट्रेड नहीं करेंगे, हालात बेहतर नहीं करेंगे, आप आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन भारत के हवाले से मैं ये कहूंगा चीमा साहब कि भारत ने आज जिस पॉइंट पे पहुंचा, एक दिन में नहीं पहुंचा, इसके पीछे एक पूरी कैंपेन चली है और कई सालों की चली है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए, और मैं आज मोदी साहब के बाद जब मैं मोदी साहब को कंपेयर कर रहा था तो कई लोगों के साथ और दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स के साथ कंपेयर कर रहा था। मोदी साहब इज वर्किंग ऑन हिज लेगेसी राइट नाउ, कि किस किस्म की लेगेसी छोड़कर जाएंगे। इसके साथ मैं कई दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स को कंपेयर कर रहा था, तो ही इज वरीड अबाउट हिज लेगेसी एज अ लीडर। और उसमें ज्यादातर जो लोगों ने दुनिया के अंदर लेगेसी छोड़ी है तो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशनशिप्स के हवाले से लेगेसी छोड़ी है। तो मैं समझता हूं इट्स अ वंडरफुल, ही विल लीव अ बिग शूज टू फिल इन द फ्यूचर फॉर द इंडियन लीडर्स। मैं सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मुझे फिक्र है वो फ्यूचर के अंदर जो भारतीय लीडर आएंगे, हाउ दे विल जस्टिफाई व्हाट द मोदी हैज डन फॉर इंडिया राइट नाउ। और मैं तो बल्कि हमेशा कहता रहा हूं चीमा साहब इसमें कि एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो मोदी साहब इज अ रोल मॉडल एंड अदर कंट्रीज नीड टू फॉलो इट। उसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मोदी साहब की इज अ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है जब कौमियत आती है, जिसमें प्राइड जो आपको देता है उसके साथ दूसरी चीजें कम्स विद द पैकेज। मोदी साहब के ऊपर लोग पीएचडी किया करेंगे कि किस तरीके से a चाय वाला has taken the country to the next level now. It's amazing story to be told. और हम जो माजी में तारड़ साहब अफगानिस्तान हम रास्ते नहीं देते थे इंडिया को, आज वो मौका है हमें रास्ता देने का। तारड़ साहब इसमें भी कुछ कह दें कि हमने इंडिया को रोकने की, तरक्की को रोकने की कोशिश की, हमारे कुछ नालायक लोगों ने जिनको कनेक्टिविटी का अंदाजा नहीं था। आज इंडिया जो है वो सी रूट एस्टैब्लिश करके ईरान और मिडिल ईस्ट में जाकर उसने कहा छोड़े इनको, ये तो वॉर टाउन एरियाज हैं। इसमें भी कुछ तारड़ साहब हमारे अक्लमंद लोगों को कोई बताएं कि देखिए अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि हमारा हर डिसीजन मेकर जो है वो आईवी लीग स्कूलों का और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ है। ये बिल्कुल मुगालता नहीं होना चाहिए कि उनको नॉलेज नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। हाँ, उसमें फिल्म मौजूद नहीं है, नफरत भराए, वो कहते हैं ना नफरत भराए नफरत। अब आपको इस दौर से आगे निकलना होगा कि इंडिया का नाम लेके नफरत फैलानी, हिंदू कह के मुंह दूसरी तरफ कर लेना, इससे आप तरक्की नहीं रोक सकेंगे। जिस तरह आपने खुद फरमाया है, आपने अफगानिस्तान का रास्ता रोका था, वो चाबहार के जरिए दूसरी साइड पे जाकर उन्होंने ईरान के साइड से उन्होंने अफगानिस्तान को एक्सेस कर लिया। आप रोक नहीं पाएंगे, आपको लर्न करना होगा। You have to come into the mode of learning process from somebody. You have to, दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो अचीव इस वक्त इंडिया ने स्टेटस अचीव कर लिया, you have to confess, you have to admit कि they have achieved it.
ये आप उनकी ब्रॉडकास्ट बंद करना, मूवियां तो चलाते हैं, उनकी खबरें बंद करने से खबर रुख तो नहीं जाएगी ना। अपनी कौम को बताएं, बल्कि मैं कहता हूं ये देखें, ये चंद्रयान 3 को देखें हमारे बच्चे, ये G20 की सक्सेस देखें बच्चे हमारे, मोदी साहब की सक्सेस को देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सक्सेस को देखें, अजय बंगे के बारे में ये पढ़ें, ये कौन है, हमारे बच्चे देखें। इनको दिखा, इनका बंद करने से, दिखाने से ये हल नहीं होगा। इनको बताएं, बांग्लादेश की तरक्की के बारे में बताएं, उनको बताएं कि किस तरीके से 51%, 53% खवातीन को घरों में बंद रखने से तरक्की नहीं कर पाएंगे। इनको एंगेज करें, इनको इंडस्ट्री में लेकर आए, इनको तालीम में आगे लेकर आए। बांग्लादेश की तरक्की का सिर्फ यही सीक्रेट था कि स्वेट शॉप्स के अंदर उनकी खवातीन काम कर रही है। डॉक्टर यूनुस ने वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाई है, सीखने दें इनको, लेट देम टीच देम व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज। इनको इंग्लिश और मैथ पढ़ाने से रोके नहीं इनको पिछले इनको आप पत्थर के जमाने के तालीम ना ले जाने की कोशिश करें, इस तरह तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप उर्दू के जरिए किस तरह MBBS कराएंगे, उर्दू के जरिए आप चंद्रयान 3 किस तरह बनाएंगे आप, कि प्लीज इन चीजों से इज्तनाब करें, कोशिश करें कि दुनिया के साथ आप कैच अप करें, दुनिया के साथ इस तरीके से। आप खुद सारे, मैं आप आज चीमा साहब, कोई आपका डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है विच इज नॉट रन बाय सम ब्यूरोक्रेट हु इज एजुकेटेड फ्रॉम द बर्तानिया और यूरोप से, बल्कि हर फौजी आपका जो ब्रिगेडियर से ऊपर जाता है वो यहाँ से डिग्रियां बाहर से लेके जाता है, लेकिन उस तालीम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता पाकिस्तान में? क्या वजह है? क्या आपको कौन रोक रहा है? उसकी इंप्लीमेंटेशन करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखें। आप पाकिस्तानी बने तभी तरक्की कर पाएंगे, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि पढ़ के तो हम लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन से आते हैं, बर्लिन, पेरिस से, लेकिन क्यों हम उस तरह अपने मुल्क को तरक्की की राह पे नहीं डाल सकते और मोहब्बत करना सीखें और मैथमेटिक्स और जो है इंग्लिश पे फोकस करें ताकि हम तरक्की कर सकें। थैंक यू वेरी। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में सुना, साजिद तारर बोल रहा है कि नेशनलिज्म को प्रमोट किया है मोदी जी ने, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात से, तब से उन्होंने नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। मतलब कि भारत के युवाओं में नेशनलिज्म कूट कूट के भर दिया उन्होंने। मतलब कि भारत का युवा आज मतलब कि मिसालें देता है भारत की, मतलब कि भारत PM मोदी की, कि भाई साहब PM मोदी भारत को कहाँ से कहाँ ले गए। मतलब कि सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी का असर ये हुआ कि भाई सारा काला धन था जो सारा समाप्त हो गया। ठीक है, अब 500 का नोट है हमारे पास, सिर्फ 500 का नोट से ये फ़ायदा है भारत की इकोनॉमी को, जितना छोटा नोट होगा ना उतना फ़ायदा होगा, जितना बड़ा नोट होगा उतना ज़्यादा इकट्ठा करके लोग रखते हैं, वो जो कि काला धन बन जाता है। जितना छोटा नोट होगा उतना ही कम खर्चा करेंगे लोग और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हम सब। इसी वजह से मतलब कि नोटबंदी सही हुई थी। उसके बाद PM मोदी ने 370 ख़त्म करी। मतलब कि 370 ख़त्म करना ना, ये बहुत बड़ा फ़ैसला था। मतलब कि कश्मीर में सारा का सारा टेररिज्म जो एक्सपोर्ट हो रहा था, मतलब कि इंपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था ना, मतलब कि जो पाकिस्तान करता है, मतलब प्रोड्यूस कर करके भेजता है कश्मीर में, तो भाई साहब वो सब बंद हो गया, जिससे मतलब कि ट्रैवलिंग वगैरह आसान हो गई वहाँ पे। टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया कश्मीर के अंदर। और भारत का कोई भी भारत देशवासी मतलब वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है, शादी कर सकता है, वहाँ पे घूम सकता है, ठीक है, टूरिज़्म कर सकता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कश्मीर के लोगों को भी वहाँ पे फ़ायदा हुआ है, टूरिज़्म इंडस्ट्री एनहांस हुई है, तो वहाँ की चीज़ों का भी मतलब कि विस्तार बढ़ रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, कश्मीर, हमारे कश्मीर के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस चीज़ उन्होंने करी कि राम मंदिर बनवा दिया, श्री राम जी का मंदिर। भाई साहब सबसे पहले उन्होंने भाई साहब कोर्ट से भाई साहब पहले तो ये मतलब कि फ़ैसला, मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर डाला कि भाई साहब प्रेशर मतलब कि वो फ़ैसला जल्दी आए, क्योंकि भारत के हित में आना चाहिए, भारत हिंदुओं के लिए आना चाहिए भाई साहब फ़ैसला, क्योंकि बहुत करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी थी। तो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद भाई भूमि पूजन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, फिर उसके बाद भाई हमारा राम मंदिर बना। उसके बाद भाई साहब इनॉग्रेशन भी मोदी जी ने ही करा था राम मंदिर का। उसके बाद भाई साहब क्या बोलते हैं, मतलब कि जब से राम मंदिर बना है ना, भारत और भी ऊंचाइयों पर जा रहा है। भारत की इकोनॉमी 8.2% की दर से आगे बढ़ रही है। ठीक है, भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं और भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कि बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं भारत के अंदर, भारत में लोग पैसा लगा रहे हैं। हाल ही में अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग $50 बिलियन लगाए हैं भारत की इकोनॉमी में। ये बहुत बड़ा बूस्ट है भारत की इकोनॉमी के लिए। मतलब कि जितना लोग इन्वेस्ट करेंगे ना भारत में, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा भारत के लिए, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। जो भारत के फ़ायदा होगा ना, भारत की गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, भारत की गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा तो भारतीय लोगों को फ़ायदा होगा इनडायरेक्टली। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब आए हैं, सत्ता में आए हैं और PM मोदी प्रधानमंत्री बने हैं ना, तब से भारत ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। मतलब कि 3 टर्म में, मतलब कि
15 15 15 15 साल हो जाएंगे, मतलब 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसके बाद वो 2029 में भी बन जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये तो कंफर्म है कि वो ही बनेंगे 2034 तक, फिर वो रहेंगे, मतलब कि प्रधानमंत्री फिर रहेंगे भारत के। तो ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि भाई साहब ऐसा लीडर होना चाहिए भारत के अंदर जो नेशनलिज्म को प्रमोट करे। ठीक है, नेशनलिज्म की विचारधारा भाई साहब बहुत सारे देशों में चली थी। ठीक है, 2000 लगभग 2014 से ही चली थी भाई, सच बताऊं तो भाई साहब बहुत जगह पे चली, लेकिन भाई साहब वहाँ पे मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी भारत में सक्सेसफुल हुई है ये विचारधारा, नेशनलिज्म की विचारधारा, राइट विंग की विचारधारा। सब कुछ सारे युवाओं को इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि भाई ये नेशनलिज्म की जो विचारधारा है ना वो सब भारत को प्रथम रखती है, मतलब कि किसी भी देश को सबसे सर्वप्रथम रखेगी राइट विंग की विचारधारा। इसलिए सबको इस विचारधारा से जुड़ना चाहिए। भारत की तरक्की के कारण मोदी जी तो हैं ही, लेकिन आईआईटी और आईआईएम भी बहुत बड़ी मतलब कि इंस्टीट्यूट हैं जो भारत के हैं, जो कि जहाँ से स्टूडेंट पढ़ के भाई साहब गूगल जैसी कंपनियों में, बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियों से लगे पड़े हुए हैं और वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब इंडियंस हैं जो भाई साहब इतना दिमाग है उनमें, उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है, मतलब आईआईटी से आईआईएम से भाई साहब वहाँ से पढ़ के भाई वर्ल्ड बैंक से संभाल रहे हैं, मतलब कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियां संभाल रहे हैं। यूट्यूब के सीईओ भी इंडियन है। ठीक है भाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी इंडियन है। तो भाई बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, भारत को और भी तरक्कियों पे जाना चाहिए। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।